तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मैं अपने सभी प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं हमारी इस बेहतरीन सी हिंदी की क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा हिंदी का सबसे बेहतरीन मॉडल पेपर। और जिस मॉडल पेपर को करने के बाद आपको पता लगेगा कि हिंदी के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको सामान्य हिंदी का एक बेहतर मॉडल पेपर कराऊंगा, जिसके आधार पर आप पता लगा पाओगे कि पेपर का पैटर्न किस तरीके का आता है, किस तरीके के एमसीक्यू पूछे जाते हैं और किस तरीके का गद्यांश पद्यांश आता है। क्वेश्चन पेपर में बहुत आराम से आपको बताऊंगा और हर सब्जेक्ट का बताऊंगा। क्लास जो लेके आऊंगा वो इंग्लिश का मॉडल पेपर भी आएगा, केमिस्ट्री का मॉडल पेपर भी आएगा, फिजिक्स का मॉडल पेपर भी आएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, क्लास 2-3 दिन से नहीं आ पा रही थी, इसके पीछे का रीजन था मेरा हेल्थ इश्यूज। जो मुझे हेल्थ इशू आ गया था, इसके कारण क्लास नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब क्लास जो आपकी है वो कंटिन्यूअसली रेगुलर क्लास रहेगी। आपके प्यार और सपोर्ट के कारण मैं दोबारा से बिल्कुल सही हो चुका हूं और आपके लिए मैं रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दी है। तो आइए इस क्लास को शुरू कर देता हूं, आज के इस बेहतरीन मॉडल पेपर को शुरू करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर। और हिंदी के पेपर में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो हिंदी का पेपर जो होगा पूरा 100 नंबर का होता है, पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है। हिंदी के पेपर में आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत की जो 15 मिनट होंगे वो आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा, 2 खंडों में यह पेपर आपका विभाजित होगा। खंड का 50 नंबर का होगा और खंड खा वो भी 50 नंबर का होगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आप इस स्क्रीन पर देखिए मेरे प्यारे भाई बहन, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो आप देखिए। सबसे पहला नंबर जो आपका खंड का है, खंड का के अंदर आपको 10 एमसीक्यू मिलेंगे मेरे पे, वो आप देखिए। सबसे पहला नंबर जो आपका खंड का है, खंड का के अंदर आपको 10 एमसीक्यू मिलेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। अगर आप इस 10 एमसीक्यू को सही करते हैं तो आपका इंप्रेशन जो एग्जामिनर के ऊपर है बहुत अच्छा पड़ेगा मेरे प्यारे भाई बहन। शुरू के 10 नंबर आपने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरू के 10 नंबर अगर आपने बटोर लिए तो ये मान के चलो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएगा। तो शुरू के एमसीक्यू बहुत अच्छे से करने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, 5 गद्यांश से एमसीक्यू आएंगे तो 5 नंबर आपको मिलेगा पर एमसीक्यू। 1 नंबर का तो 5 एमसीक्यू 5 नंबर के फ्री का नंबर मान सकते हो, ये फ्री का नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युग का लेखक नहीं है। आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। भारतेंदु युग का लेखक पूछा नहीं गया कि भारतेंदु युग का लेखक कौन सा नहीं है, ये बोला गया है। तो आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में आंसर में आपको 4 ऑप्शन कैसे पढ़ना है। आपको जैसे लक्ष्मण सिंह हो गया, दूसरा शिवप्रसाद सितारे हिंद हो गया, तीसरा इंसा अल्लाह खां और चौथा श्रीधर पाठक जी हो गए। तो आपको पता होगा भारतेंदु युग के लेखक नहीं है, तो श्रीधर पाठक जी जो है वो भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। भारतेंदु युग के लेखक कौन नहीं, तो श्रीधर पाठक जी भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। अगर आप इसको करते हो तो 1 नंबर, दूसरा नंबर वाला करते हो तो इससे भी आपको 1 नंबर मिलेगा और आराम से आप कर पाओगे। कौन सा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। कौन सा भाई, परीक्षा गुरु है। लेखक का नाम क्या है, लाला श्री निवास दास जी। इन सारे क्वेश्चंस को रट के रखना, इन सारे क्वेश्चंस को दिमाग में रखना, क्योंकि यही से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, गा नंबर एमसीक्यू, कि जयशंकर प्रसाद समकालीन नाटककार कौन है। तो जयशंकर प्रसाद के साथ समकालीन नाटककार कौन है सीखना होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट। सेकंड नंबर ऑप्शन बोल रहा है मोहन राकेश। थर्ड नंबर ऑप्शन बोल रहा है गोविंद पल्लव सिंह। चौथा ऑप्शन हमसे बोल रहा है विष्णु प्रभाकर। तो आपको याद रखना है कि जो जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं उनमें सबसे सिंपल सा आंसर होगा गोविंद पल्लव सिंह। गोविंद पल्लव सिंह छायावादी युग के नाटककार हैं, तो यह भी याद रखना है। और यहां से आप पता लगा सकते हो कि ये जयशंकर प्रसाद के साथ वाले समकालीन नाटककार हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय काम किसने किया था। तो मिश्र बंधुओं ने, गुलाब राय ने, या रामचंद्र शुक्ल ने, या प्रेमचंद्र जी ने। हमें सबको पता है कि जो आलोचना का क्षेत्र है, आलोचना के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड द्वारा संपादित पत्रिका का नाम कौन सा है। तो हम सबको पता है कि बद्री नारायण चौधरी द्वारा बहुत फेमस पत्रिका है, वो कौन सी है, आनंद कादम्बिनी। इस पत्रिका का नाम क्या है, आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड द्वारा संपादित पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बात करेंगे
मिलेंगे 5 गुणा 5 गुणा 1 बराबर 5। पद्यांश के 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पद्य साहित्य से भी 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो आपका दूसरे नंबर प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रयोगवाद की विशेषता है। प्रयोगवाद की कौन सी विशेषता है ये आपको पता होना चाहिए, और आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही जाएंगे ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि प्रयोगवाद की विशेषता कौन सी है। प्रकृति वर्णन, या नवीनता के प्रति आग्रह करना, या हमारे पास अतिशय भावुकता, या विद्रोह व क्रांति। तो हमेशा याद रखना जो प्रयोगवाद की विशेषता है वो क्या है, नवीनता के प्रति आग्रह करना। क्या होती है, नवीनता के प्रति आग्रह करना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास, किस युग को जागरण सुधार काल कहते हैं। तो जागरण सुधार काल के नाम से किसको जानते हैं, द्विवेदी युग को। तो द्विवेदी युग को हम किस नाम से जानते हैं, जागरण सुधार काल के नाम से इसको हम जानते हैं। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा, और द्विवेदी युग को हम जागरण सुधार काल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है। हमसे बोला गया है प्रयोगवादी कवि कौन नहीं है, पूछा गया है कौन नहीं है। तो नागार्जुन हमारे पास प्रयोगवादी कवि होते हैं। त्रिलोचन जो है, त्रिलोचन भी प्रयोगवादी कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल ये भी प्रयोगवादी कवि हैं। लेकिन अगर हम बात करें नेमी चंद्र जैन की, तो नेमी चंद्र जैन प्रयोगवादी कवि नहीं है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि नेमी चंद्र जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैथिली शरण गुप्त जो है, मैथिली शरण गुप्त को किस युग का कवि माना जाता है। एक्सट्रीमली बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चा बच्चा जानता है कि मैथिली शरण गुप्त को हम द्विवेदी युग का कवि मानते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जो हो गए वो द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट नंबर एमसीक्यू हम बोल सकते हैं कि महाप्राण के, हमारे पास महाप्राण के नाम से कौन से कवि विख्यात हैं। तो महाप्राण के नाम से कौन से कवि विख्यात हैं, तो निराला जी, बोले तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है इनको महाप्राण के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आपने मॉडल पेपर में 10 एमसीक्यू को किया, इससे केवल आपको 10 नंबर मिलेगा, लेकिन ये फ्री का 10 नंबर आप मान सकते हो। अब हमारे पास आते हैं गद्यांश और पद्यांश को हम लोग देख लेते हैं, कैसे गद्यांश करना है आपको, कैसे पद्यांश करना है, कैसे आपको उसमें अथवा मिलता है। तो अथवा भी आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से करना होता है। अब आपके पास आता है गद्यांश। तो क्या है कि दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पर क्वेश्चन आपको 2 नंबर मिलेगा, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 10 नंबर का आपको गद्यांश मिलेगा। गद्यांश में आपको अथवा का ऑप्शन आता है। अगर आपको 2 गद्यांश मिलेंगे, 2 गद्यांशों में केवल 1 गद्यांश आपको करना होगा। आपके मन में क्वेश्चन आए कि भैया क्या मैं दोनों गद्यांश को कर दूं तो मुझे 20 नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और आपके पास 2 गद्यांश आएंगे, 2 गद्यांश आएंगे, अथवा में आएगा ये वाला गद्यांश और एक ऊपर गद्यांश, तो दोनों में से कोई एक ही करना होगा। दोनों करने पर आपको 10 में से 20 नंबर नहीं मिल जाएगा, 10 का 10 ही मिलेगा, बल्कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा उस चीज से। तो आप याद रखना, आपको एक गद्यांश दिया गया है, ये आपको एक थ्योरी दी गई है। गद्यांशों पर बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना होता। गद्यांश में जो क्वेश्चन आपको नीचे दिए जाएं, उन क्वेश्चन को देखकर आपको इस पैसेज में से, गद्यांश में से आंसर को फाइंड आउट करना होता है। बढ़िया तरीके से लिख दोगे अच्छी राइटिंग के अंदर तो आपको 10 में 10 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो उसके बाद आपके पास ये गद्यांश हमने किया। गद्यांश करने के बाद आपको चॉइस मिलती है अथवा करने की, कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं समझ में आ रहा तो आप नीचे वाला कर सकते हो। तो नीचे वाले में भी 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 नंबर आपको यहां से भी मिलेंगे। ऊपर वाला अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे वाला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला वाला हमारे पास आता है पद्यांश। पद्यांश में भी 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। यहां से ध्यान देना आपको इसमें भी है कि इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। जैसे कि आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन। तो ये जो आपके लिया गया है ये बापू के प्रति चैप्टर से लिया गया है। तो पद्यांश के अंदर आपको मेन फोकस करना है संदर्भ के ऊपर, कि संदर्भ में कैसे लिखूं। संदर्भ में आपको लिखना पड़ेगा कि किस चैप्टर से है, तो ये बापू के प्रति चैप्टर से है, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तभी आप पद्यांश में संदर्भ को लिख पाएंगे, तभी आप गद्यांश में संदर्भ को लिख पाएंगे। यही इंपॉर्टेंट चीज है, संदर्भ ही से मेन होता है। आपको वही बनाकर लिखना पड़ेगा, वही समझ के लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक्स लेनी पड़ेगी, और मैं आपको जो वन शॉट्स दूंगा उन वन शॉट्स को कर लेना। आपके 10-10 नंबर
नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अगला भाई, आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, आपको पद्यांश के अनुसार कवि क्या कहना चाहते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। अथवा इसमें भी मिलेगा, पद्यांश के अंदर भी अथवा मिलेगा। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है ना, नीचे वाला आ रहा है, तो आप नीचे वाला कर लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको किस तरीके से हिंदी की कॉपी को लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऊपर वाला अगर आप नहीं कर रहे हो तो नीचे वाला अगर आप कर रहे हो तो किस तरीके से आपको संकेत डालना है, एग्जामिनर समझ जाए, उसको कंफ्यूजन ना हो, वो मैं आपको बताऊंगा कॉपी लिखने के टाइम। इस चीज को समझो। अब ये चीज आप दिखाई दे रही होगी, आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे, क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कम से कम आप 3 रचनाएं याद रखना। कम से कम 2 रचनाएं लिखनी होती तो आप 3 रचनाएं याद रखना। बाई चांस आप एग्जाम में भूल जाओ, उसके लिए 3 रचनाएं कम से कम याद रखना। आपको ये 3 आपको जो साहित्यिक परिचय दिखाई पड़ रहे हैं कवियों में, 3 आपको लेखक में करने होंगे, 3 आपको कवि में दिए जाएंगे। करना केवल एक ही है, उसमें लिखा है किसी एक का, आप तीनों नहीं करेंगे। जैसे इसमें हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो तीनों में से कोई एक करना है, तीनों बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा। जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखने का तरीका जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बॉक्स बनाकर साहित्यिक परिचय को लिखना होगा जिससे 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएं। अगला हमारे पास अगला जो होगा वो कवि का साहित्यिक परिचय होगा। इसमें भी आपको 5 नंबर का मिलेगा, 3 नंबर का साहित्यिक परिचय और 2 नंबर की रचना। इसमें आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय का दिया गया है, जयशंकर प्रसाद का, अज्ञे जी का, तो तीनों में से कोई एक करना होगा और बहुत अच्छे से करना होगा। 5 पेज में, 3 पेज में, 2.5 पेज में नहीं करना होगा मेरे प्यारे भाई बहन। केवल 80 शब्द, इसमें लिखा है अधिकतम शब्दों की सीमा 80, केवल 80 शब्दों में आपको लिखना होगा। बहुत ज्यादा कॉपी को भरने से नंबर नहीं आता है, कॉपी में अच्छा लिखने से, बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट से नंबर आता है, इस बात को याद रखना। अगला जो आपके पास दिखाई दे रहा होगा फिक्स वाले नंबर हैं, बिल्कुल पक्के नंबर हैं ये। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, नहीं आ रहा है अगर ये तो कोई बात नहीं, आपको अथवा में मिलेगा। आपको बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए या लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए, कम से कम 2 कहानी याद रखना, पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी। 2 कहानियां तैयार रखोगे, तीसरी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई, बस 2 कहानियां याद रखना, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे वहां से। अगला जो आपको याद रखना पड़ेगा 7वां नंबर क्वेश्चन जो होगा, आप समझ जाओ, आपको फिक्स टॉपिक बता रहा हूं, फिक्स टॉपिक है। आपको जो मैं साहित्यिक परिचय बता रहा हूं वही साहित्यिक परिचय एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और भी मैं कराऊंगा, जैसे से टाइम आएगा मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा और भी साहित्यिक परिचय कराऊंगा, लेकिन ये वाले तो बिल्कुल छोड़ के ही नहीं जाने हैं। अगला आपको करना होगा, आपको खंड काव्य पक्का आएगा एग्जाम में, 5 नंबर का आने वाला है। स्वपठित आएगा, जिले वाइज आएगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करो, अपने स्कूल में जाकर पता करो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य चलता है, उसको आप तैयार करो। अगर आप नहीं तैयार कर पा रहे हो आप मुझे बताओ, मैं उस खंड काव्य को बहुत सरल भाषा में आपको सिखा दूंगा। ये आपके एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम में 100% आएगा। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, यूपी के हर जिले में अलग अलग आते हैं, आप इसको अच्छे से अपने स्कूल में पता कर लेना। नेक्स्ट आपका खंड खा स्टार्ट होता है और खंड का में सबसे पहली शुरुआत होती है संस्कृत गद्यांश से। बिल्कुल सही सुना मेरे प्यारे भाई बहन, हिंदी के अंदर भी 14 नंबर की संस्कृत आती है, जिसमें 7 नंबर का आपके पास संस्कृत गद्यांश आता है और 7 नंबर का आपके पास संस्कृत पद्यांश आता है। संस्कृत गद्यांश में क्या करना होगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने का मिलेगा, 5 नंबर आपको अनुवाद करने का मिलेगा, टोटल 7 मार्क्स मिलेंगे। इस एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में क्या है कि संस्कृत से साहित्य से सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, संस्कृत का जो साहित्य है, सरसम का मतलब सरल है, व्याकरण सुनिश्चितम का मतलब व्याकरण सुनिश्चित है, तस्य गद्य पद्य लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य है। तो आपको हिंदी में अनुवाद करना आना चाहिए, और जिसको हिंदी में अनुवाद करना नहीं आता मैं सिखा दूंगा। पूरा 7 नंबर यहां से पक्का होने वाला है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है ना तो नीचे वाला कर सकते हो, आपको अथवा का ऑप्शन मिलेगा, आप नीचे वाला भी कर सकते हो। इसमें अरे भाई बहन, जैसा कि मैंने आपको बताया संस्कृत गद्यांश के ऊपर, वैसे ही सेम आपके पास संस्कृत
संस्कृत पद्यांश भी बिल्कुल 7 नंबर का आता है। 2 नंबर का आपको संदर्भ लिखने को आएगा, 5 नंबर की हिंदी में अनुवाद करने को आएगा। आपको संस्कृत गद्यांश के ऊपर, संस्कृत पद्यांश के ऊपर चिंता नहीं करनी है। बस मैं आपको जो चैप्टर्स बता दूं, मैं आपको जो गद्यांश पद्यांश बता दूंगा, उनको बिल्कुल आंख मीच कर भरोसा कर लेना है। 2026 में सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने लास्ट टाइम तक पढ़ाई करके मैंने उनको भी हिंदी में 90+ दिलाया, क्योंकि मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें पढ़ाई और मेरा विश्वास है कि ऑथेंटिक चीजें पढ़ाने से ही हिंदी में नंबर स्कोर किया जा सकता है। टाइम है आपके पास, टाइम को बचाओ, अपना बचा हुआ समय फिजिक्स को दो, केमिस्ट्री को दो, वही मेन है। आपको हिंदी में बहुत आराम से नंबर स्कोर कर पाओगे। ये गद्याई आपको पद्यांश मिलेगा, जैसे कि विद्या विवादाय, आपके पास विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस से साधो विपरीनाश्च दानाय ज्ञानाय व रक्षणाय। ये भाई बहन, इसका आपको हिंदी में बहुत बढ़िया अनुवाद लिखना पड़ेगा कि सिंपल वे में आपको रखना है कि विपरीत नाश, जो खलस से व्यक्ति है, जो बुरा व्यक्ति है, बुरे व्यक्ति की जो विद्या है, विद्या जो विवाद के लिए होती है, विद्या विवाद के लिए होती है। धन जो होता है दूसरों को, धन जो होता है धन मादाय के लिए होता है, नशा करने के लिए होता है। शक्ति जो होती है दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक सज्जन व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की जो विद्या है दूसरों के लिए ज्ञान के लिए होती है। धन जो होता है वो दान के लिए होता है, और शक्ति जो होती है दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ये आपको हिंदी में अनुवाद करके लिख देना है। उसके साथ साथ आपको हिंदी में आपको दूसरा पद्यांश मिलेगा। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा, आप नीचे वाला कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको मुहावरा लिखने को आएगा भाई, एक एक नंबर के 2 मुहावरे। आपको 1 नंबर का शब्द प्रयोग करना है, 1 नंबर का आपको अर्थ लिखना है, 1 नंबर का शब्द प्रयोग करना है। 4 में से चारों नहीं करने, 4 में से केवल 1 आपको करना होगा, यही आपको 2 नंबर दिलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। इंग्लिश के अंदर आपका पहला नंबर टॉपिक ही होता है अनसीन पैसेज, लेकिन हिंदी में आपको थोड़ा बीच में अनसीन पैसेज करने को मिलेगा। अनसीन पैसेज पूरा 5 नंबर का होने वाला है, तो छोड़ के नहीं जाना भाई। अनसीन पैसेज हिंदी में तो फ्री के नंबर है, अनसीन पैसेज में भी आपको अथवा मिलेगा। अथवा करने पर मिलेगा आपको, ऊपर वाला अनसीन पैसेज नहीं आ रहा है, अपठित गद्यांश नहीं आ रहा है, तो नीचे वाला कर सकते हो, उसमें भी 5 नंबर आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हो, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे 5 नंबर के लिए। अथवा का ऑप्शन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लास्ट वाला, आप ये वाला कर सकते हो, आपको ये वाला मिलेगा। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। 3 क्वेश्चन को करने के बाद आपको वहां पर पूरा फुल 5 मार्क्स मिल जाएगा। अब आपको शब्दों में युग्म पूछ रहा है यहां पर, तो आपको शब्दों के लिए सही अर्थ बताना है। आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जैसा है, आप इन सबको स्क्रीनशॉट मारो, खुद से प्रैक्टिस करो। आपको भुवन और भवन का अर्थ पता होना चाहिए कि भुवन का मतलब क्या होता है और भवन का मतलब क्या होता है, भुवन का मतलब क्या होता है। भवन का मतलब घर होता है, भुवन का मतलब संसार होता है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सही कर पाए। ये सब आप याद रख लेना। एक शब्द के लिए 2 अर्थ लिखिए, मतलब यहां पर आपको पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द पूछ रहा है। उसके साथ साथ आपको निम्नलिखित वाक्यों के लिए 1 शब्द लिखो। जैसे कम बोलने वाला क्या होता है, कम बोलने वाला क्या होता है, मितभाषी। तो कम बोलने वाला क्या होता है, मितभाषी। इस तरीके से जो कीचड़ में उत्पन्न होता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है भाई पंकज, पंकज जलद सरोज, पंकज। तो आपको सिंपल वे में याद रखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को शुद्ध करके लिखिए। आप इन दोनों में से कोई शुद्ध करके लिखिए। से आज मेरा बड़ा भाई आ गया, आ गया नहीं, आज मेरे बड़े भाई आ गए। इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो आपको ये आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। करुण रस और शांत रस दोनों में से किसी एक का स्थायी भाव उदाहरण के साथ लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। रस छंद अलंकार तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको मान लो। रस छंद अलंकार तीनों इंपॉर्टेंट है, रस को भी करना है, छंद को भी करना है, अलंकार को भी करना है। उसके बाद आता है पत्र लेखन। उसके बाद आता है आपके पास पत्र लेखन। पत्र लेखन जो होता है वो 6 नंबर का, और निबंध जो होता है 9 नंबर का। आप इतनी चीजें देखते देखते मेरे साथ आए होंगे। अब आपको पता लग रहा होगा कि 3 घंटे के अंदर इतना लेंदी पेपर करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, तब जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। मेरे प्यारे भाई बहन, पेपर तो बहुत इजी आता है, मेन होती है प्रैक्टिस, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, 2026 में 25-26 हज़ार स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। उसके एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अंतिम टाइम आते आते क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं, आपका पत्र छूट जाता है, निबंध छूट जाता है, जिससे 15 नंबर का सीधा लॉस हो जाता है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि पेपर को जल्दी जल्दी करना है, पूरा टाइम
को मैनेज करना है ताकि आप सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। इसको देखना है आपको शिकायत के लिए, इसमें भी आपको अथवा का ऑप्शन मिलेगा। पत्र के अंदर भी अथवा का ऑप्शन मिल रहा है, उसमें भी आप 6 नंबर आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है निबंध, तो आपको निबंध में इतने ऑप्शंस मिलेंगे। निबंध कर लोगे, आप पत्र कर लोगे, फ्री के 15 नंबर आप यहां से स्कोर कर पाओगे। पत्र लेखन में आपको कराऊंगा, पत्र में आपको केवल 3 पत्र करने हैं। बैंक के लिए पत्र करना है, नियुक्ति आवेदन पत्र करना और गंदगी के विषय में पत्र करना है। यहां से काम हो जाएगा आपका। आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा प्रजातंत्र की भूमिका, बेरोजगारी की समस्या इस टाइम बहुत पीक पर है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। आपको समाज में जो पथ प्रदर्शक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इस वाले को आप स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्यावरण संरक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी की समस्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आपको हिंदी का एक बेहतरीन मॉडल पेपर कराया, मैंने आपको पेपर को पैटर्न समझाया। मुझे पता है कि आपको पेपर का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा। मेरे प्यारे भाई बहन अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।